सबके सामने अपने विचार रखने का अवसर मिल रहा है। आम आदमी, हम बात तो करते हैं कि आम आदमी पार्टी शब्द तो हमें इलेक्शन कमीशन के कारण देना पड़ा है, क्योंकि अगर चुनाव लड़ना है तो पार्टी तो बनानी पड़ेगी। अरविंद भाई भी कहते हैं, मनीष कुमार साहब भी कहते हैं कि कहते क्या प्रैक्टिकली अनुभव है कि पार्टी तो एक नाम है तो पुरानी। अगर सिर्फ इसको हम पार्टी के तौर पे लेके चलेंगे तो शायद जो बीजेपी, कांग्रेस, अकाली कर रहे हैं या जो अब तक हमने अनुभव इनका देखा है इन नेताओं का, शायद उसी को फॉलो करना पड़ेगा कभी ना कभी, किसी ना किसी स्टेज पे जाके। लोगों के मन में एक एप्रीहेंशन, एक डर भी रहेगा कि आज तो सत्ता में नहीं है, बातें कुछ और करते हैं, लेकिन कल को अगर सत्ता में आके तो क्या करेंगे। इन एप्रीहेंशन, इस डर को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना होगा। पॉलिटिकल पार्टी बाकी ने तो ऑर्डिनरी करना भी छोड़ दिया है, सामान्य करना भी छोड़ दिया है, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना होगा। जहां तक प्रश्न है आम आदमी है कौन, जहां तक देखता हूँ ये शरीर 43 ईयर्स 43 साल का है, आज़ादी के लिए तो इस शरीर में नहीं थे, लेकिन जितना किताबों में पढ़ा है, जितना इतिहास को देखा है, तो उस समय भी एक बात देखते थे कि आज़ादी लेने वाले, अगर मेरे यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं या और लोग भी बैठे हैं, मैं आपको कहूँ कि किन्होंने आज़ादी ली, कितने लोग थे। मेरे ख्याल से मैं 50 पे ख़त्म कर दूंगा नाम गिनने, 50 के बाद मेरी बस हो जाएगी, मैं नहीं अगला नाम गिन पाऊंगा, क्योंकि इतिहास इतना बड़ा है। कोई 100 पे ख़त्म हो जाएगा, कोई 200 पे, कोई 500 पे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ही हिस्ट्री की नॉलेज लगता है तो 500 लोगों का नाम ले पाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन क्या 500 ने देश आज़ाद किया था? अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या वो भी 500 लोग थे जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ? तो मेरी तरफ से तो उत्तर ना में होगा कि 500 लोग तो हमेशा वो थे जो आगे जंग के मैदान में, जिनकी फर्स्ट पलटन जिसको हम बोलते हैं कि फौज में भी पहला फौजी दस्ता आगे बॉर्डर पे जाता है, वो 500 लोग तो वो थे जो फौजी दस्ता आगे था उस आज़ादी की जगह। पता नहीं कितनों के बलिदान चले गए, कितनों ने बलिदान देश के लिए दे दिया, लेकिन वो कभी किताबों में नहीं छप पाया। उसी तरह आज़ादी के बाद सन 77 में काफ़ी छोटे थे, शरीर की तरफ से बात करें तो कभी हमने, हमारे लिए वो भी हिस्ट्री है, लेकिन कुछ लोग तो जानते हैं कि एक मौका और मिला था कि जब देश के अंदर अंग्रेजों के जाने के बाद पहली बार एक पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने का मौका मिला। लेकिन वो सिस्टम भी एक पार्टी को बदलते, सिस्टम बदलने में कभी तब्दील नहीं हो पाया, सिर्फ एक पार्टी छूट गई, दूसरी पार्टी आ गई, यहाँ तक वो सिस्टम बदल पाया। लेकिन अब तो प्रश्न ये पैदा होता है कि पार्टी खराब है या सिस्टम खराब है? मेरे ख्याल से, जो मेरी राय है, सिस्टम बदलना, पार्टी बदलने से बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है अगर सुधर जाए तो, अकाली दल भी अच्छा है अगर सुधर जाए तो। आम आदमी पार्टी की कोई ज़रूरत ना थी, कोई ये नहीं था, खूब अच्छे तरह से अन्ना हम सब लोग मिलके चल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, क्या ज़रूरत थी पार्टी की? लेकिन इन लोगों ने मजबूर किया बार बार ये कहते कि इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल काम है, आप इलेक्शन लड़के दिखाओ। हमने कहा चलिए भाई इलेक्शन भी लड़के दिखाएंगे, अगर ऐसी बात है तो इलेक्शन भी लड़के दिखाएंगे। आज भी अन्ना की एक सीडी, अभी उन्होंने रिसेंट एक सीडी जारी की है, तो उसमें सिर्फ 2 मिनट की सीडी अभी देख के आया था, कंप्यूटर पे पड़ी थी, तो आज भी अन्ना ने कहा कि रास्ते 2 जरूर हैं लेकिन मंजिल तो एक है। अन्ना बेचारे इतने शरीफ, इतने ईमानदार, कई बार मीडिया के प्रश्न ऐसे होते हैं और पार्टी ने एक स्पोक्समैन के तौर पर एक जिम्मेवारी सौंपी, कुछ सोच के पार्टी ने सौंपी होगी। हर एक आदमी स्पोक्समैन नहीं, हर एक कोऑर्डिनेटर नहीं, हर एक ट्रेनर नहीं हो सकता। उस लिहाज से
मैं लुधियाना का भी सौभाग्य कहता हूँ, पंजाब का भी सौभाग्य कहता हूँ। किसी पार्टी में ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि एक 24 वर्ष के युवा आदमी को पंजाब का प्रधान कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने, हमने कहा हम बदलाव चाहते हैं इस राजनीति में, हमने बदलाव करके दिखाया कि एक 24 साल का व्यक्ति जिसको यूथ कांग्रेस, यूथ बीजेपी, युवा में भी नहीं रखा जाता, उससे उम्र पूछिए, हमने पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाया। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि ये तो है ही थोड़े से लोग थे, इनको और कोई मिला नहीं तो हरजोत को पकड़ लिया, हरजोत को बना दिया। मैं स्पष्ट बता दूं कि पंजाब में हम ये क्लेम करें कि हम बहुत बड़ी मात्रा में, इसमें कोई शक नहीं, अभी हम इनिशिएट कर रहे हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के 22 में से 10 जिलों में अब काम होना शुरू हो गया। मैं आपके साथ वो भी साझा करना, क्योंकि पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, स्टेट का हूँ, इसलिए वो जानकारी रखता हूँ सारी, कि 10 जिलों में काम होना शुरू हो गया। 10 जिलों में अब हमारे ट्रेजरर कौन चुने गए, जो एज ट्रेजरर ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं, ही अवर ट्रेजरर। हमने ट्रेजरर ये नहीं कहा कि एक लड़का हरजोत अगर उसको कोऑर्डिनेटर बना दिया तो ट्रेजरर नहीं, हरजोत यंगस्टर है तो ऐसा ही चुन लो। एज पीओ रिटायर हुए सरदार रणजीत सिंह जी, जो अभी, वो हमने ट्रेजरर चुने। हमारी पार्टी के लिए सेक्रेटरी कौन है, रिटायर्ड एक्सियल फ्रॉम अमृतसर हांडा साहब आज नहीं यहाँ पे मौजूद, लेकिन आज हम सेवा कर रहे हैं, अभी अपने लगे हुए। तो कहने का भाव ये है, हमने कुछ में से भी कुछ अच्छा निकालने की एक कोशिश की, ताकि अगर हरजोत का हम 24 वर्ष की उसकी यूथ को हम यूज कर सकते। कोऑर्डिनेटर शुड बी एक्टिव। कोऑर्डिनेटर ऐसा होना चाहिए कि वो लुधियाना तक सीमित नहीं, वो पंजाब तक उसको जाना पड़ेगा, उसको दिल्ली भी देखना पड़ेगा, हो सकता है उसको हरियाणा भी देखना पड़ेगा। तो हमने कोशिश की कि ऐसा यंगस्टर आपको दिया जाए, और दिया क्या जाए, आप सबने चुना है। सीधी बात बताऊँ, अगर हरजोत काम ना करता तो कहाँ से हम ढूंढ पाते, हम आपस में परिचित थोड़ा थे कोई भी आपस में, लेकिन इसी आंदोलन के रास्ते में। दूसरी बात, ये तो एक पार्टी के ढांचे की बात की कोशिश कर रहे हैं, उसमें करप्शन, उसमें से क्रिमिनलाइजेशन, उसको कम करने की या उसको निकाल बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं करप्शन के खिलाफ चलूंगा, मेरे को अपना घर देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को त्याग लेना पड़ेगा कि मेरे घर में इनकम टैक्स भी आएगा, मेरे घर में सेल टैक्स भी आएगा, मेरे घर में पुलिस भी आएगी, मेरे को डंडे भी पड़ेंगे, मेरे को जेल में भी डाला है, क्योंकि हम संघर्ष पे बने हैं, संघर्ष हमारी नींव है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हु इज आम आदमी, बेसिकली बात हम करते हैं। आज़ादी के बाद की बात मैंने काफ़ी की, लेकिन 2 लफ्जों में और बात को करनी चाहूँगा कि आज तक हमें यही बताया गया, तो हिंदू है, तो सिख है, तो मुसलमान है, तो ईसाई है। चाहे गुजरात दंगे ले लीजिए, चाहे दिल्ली दंगे ले लीजिए, चाहे पंजाब के किसी टाइम कोई आपस में गड़बड़ हुई वो ले लीजिए, या कहीं भी ले लीजिए, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन कभी करप्शन करने, जब आप करप्शन के लिए पैसे देने गए, किसी करप्ट आदमी ने आपसे पूछा कि आप हिंदू हो, आपसे तो कम पैसे लेंगे, या आप सिख हो, आपसे कम लेंगे। करप्शन के टाइम हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई खत्म हो जाता है, लेकिन जब इनको वोट की राजनीति चलानी होती है, जब वोट के लिए रोटियां सेकनी होती हैं, तब इनको हिंदू भी दिखता है, सिख भी दिखता है, अलग से दिखता है। आज प्रश्न है कि इस बात का इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, और ये एक मौका मिला कि इसको हम, मौका हाथ से अगर निकल गया ना, फिर मौका पता नहीं कब मिलेगा। तो आम आदमी का मतलब एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर से लेके बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बीच में शामिल है। उसका कारण ये है कि भ्रष्टाचार से ग्रस्त कौन है। आज मैं इंडस्ट्री वाले शहर में बैठा हूँ, तो थोड़ी सी बात करनी चाहूँगा इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। थोड़ी जानकारी रखता हूँ वकील होने के नाते, कि इंडस्ट्री खोलनी हो, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के पास जाओ, वहाँ भ्रष्टाचार, पोल्यूशन डिपार्टमेंट आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा जब तक भ्रष्टाचार। दीज आर बेसिक डिपार्टमेंट, जो 2-3 मेरा नाम ले रहा हूँ। तो अगर एक बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री वाले को पोल्यूशन डिपार्टमेंट से करप्शन छूट जाए, तो क्या बड़ी इंडस्ट्री वाले को फायदा नहीं होगा? क्या वही फायदा छोटी इंडस्ट्री वाले को नहीं होगा? जनरली एक बात कही जाती है कि अरविंद भाई तो जी इंडस्ट्री के विरोध है। जनरली ये बात क्यों कि इस प्रश्न का भी जवाब देना बहुत जरूरी है। अरविंद भाई रिलायंस के खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि रिलायंस ने अपनी मोनोपोली कायम करने की कोशिश की है। रिलायंस ने ये दिखाया कि सरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह भी चला रहे, सरकार मैं चला रहा हूँ, इसलिए रिलायंस का उसका अभिमान तोड़ना जरूरी था।
लेकिन अरविंद भाई ने किसी साइकिल की इंडस्ट्री को, किसी और इंडस्ट्री को, किसी जो इंडस्ट्री लोगों को सुविधा दे रही है उसके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। अगर एक बड़ी इंडस्ट्री को फायदा मिलता है, छोटी को ऑटोमेटिकली मिलेगा। अगर छोटी को फायदा, अगर करप्शन फ्री हो जाए पोल्यूशन डिपार्टमेंट, अगर करप्शन फ्री हो जाए इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, तो वहां किसी की जात पूछी जाएगी या किसी का धर्म पूछा जाएगा उसको फ्री करने के लिए, करप्शन फ्री करने के लिए। जब भी हमने करप्शन की बात की है तब हम पे आरोप लगाए गए, कभी ऐसा करते हैं ऐसा, लेकिन अब तो आरोप भी खत्म हो गए मेरा ख्याल से, इनके पास बचा ही कुछ नहीं। समय होता है हर बात का, लेकिन जो भी जिसको मानता है, मैं थोड़ा सा इसको अध्यात्म से इसलिए जोड़ता हूँ, ये भी धर्म की लड़ाई है। अगर गुरु नानक ने लड़ाई लड़ी थी सिखिज्म के लिए, गुरु नानक की उस समय किसी ने तारीफ नहीं की कि आज लेकिन हमारे पहले गुरु हैं। अगर कृष्ण ने लड़ाई लड़ी थी तो दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं मांगा था, दुर्योधन ने उनकी सेना को मांगा था। लेकिन मेरा कहने का भाव यही है, अगर मुसलमानों के भी उनके जो हैं मोहम्मद, अगर वो भी अपने समय में अकेले थे लेकिन उस टाइम उनकी आलोचना की जाती थी। अगर क्रिश्चियन यीशु को तो उन्होंने लटका दिया था, उनको कीले लगा के उनके यीशु को, उसको किसने सहा था? मेरे कहने का भाव है, सच के लिए हमेशा थोड़े लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। ये हमारे सामने हिस्ट्री है, एग्जाम्पल। सच को कभी भी किसी बड़ी सेना की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, सच के लिए कुछ लोग ही काफी हैं। लेकिन उस सच को फैलाना कैसे? आप उस सच को लेके जाना, हरजोत अकेला कुछ नहीं करेगा, हरजोत के 10-20 लोग कुछ नहीं करेंगे जब तक उसके साथ प्लस पे प्लस टीम पे टीम जुड़ेगी नहीं। आप लोग हरजोत के लिए भी कुछ गाइडलाइंस आप सबके लिए भी छोड़नी चाहता हूँ, जैसा पंजाब में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। निकलो कभी हॉस्पिटल की तरफ, देखो कितना वहां पे करप्शन हो रही है। डॉक्टर्स क्या प्रॉपर इलाज कर रहे हैं? क्या हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो प्रॉपर मरीजों के साथ ट्रीट कर रहा है? निकलो बिजली जो निगम है हमारा, पावर कॉर्पोरेशन है, निकलो उसकी तरफ, टीम बनाओ, एक हफ्ते में कोई ना कोई प्रोग्राम बनाओ कि इस हफ्ते में ये करेंगे। दुनिया भ्रष्टाचार से त्रस्त इतनी है कि दुनिया को आप और हम उसी दुनिया का हिस्सा हैं, हम कोई आकाश से कोई स्पेशल तो आए हुए नहीं। भ्रष्टाचार इस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है कि हमें किसी से कोई आपस में मशवरा की भी इतनी बड़ी जरूरत नहीं है कि हमें किधर निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं। आप फूड सप्लाई के ऑफिस खड़े हो जाओ, आप पावर कॉर्पोरेशन के ऑफिस के बाहर खड़े हो जाओ, आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाओ, आप किसी ऐसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो गवर्नमेंट का ऑफिस है वहां पे खड़े हो जाओ, एक कैप पहन के खड़े हो जाओ, आपका सिंबल हो। अगर सारे के सारे ऑफिसर ना डर जाए इस बात से, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पे। और ये चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, कोई नई चीज नहीं खड़ी करके जा रहा हूँ। आप होशियारपुर में जाओ, छोटा सा शहर है, छोटे छोटे इवेंट करके हमने एक कोशिश की है। आज आप रेलवे स्टेशन पे होशियारपुर पे जाओ तो तत्काल बुकिंग अभी चाहिए हमें। मेरे ख्याल से तत्काल बुकिंग अभी उन्हीं को मिलेगी जो लाइन में खड़े हैं, पीछे से बुकिंग किसी की नहीं होगी, क्योंकि हमने 2-3 बार रेलवे स्टेशन का विजिट, और उसके बाद फॉलो अप जरूरी है। ये बात ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक बात, ठीक कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मैंने अभी सिर्फ होशियारपुर की बात की, मैं बात मान रहा हूँ आपकी, बिल्कुल मैंने अभी होशियारपुर की बात की। लेकिन जब जब आप यहाँ पे भी जाना शुरू करोगे, लुधियाना में भी, जब तक आप निकलोगे नहीं, जब तक आप कुछ लोगों को ही देख सकोगे कि भगत सिंह दूसरे के घर में तो अच्छा है लेकिन मैं क्यों भगत सिंह बनूं, जब तक आप ये सोचते रहोगे तब तक काम नहीं करने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि निकलना तो अब हमको ही है, किसी और को क्या। दर्द हरेक को है, हम सभी दर्दी हैं, इसमें कोई बात नहीं किया। जैसे अभी नीरज जी भी बता रहे थे कि करप्शन तो चारों तरफ से, करप्शन करने वाले कम है और त्रस्त उससे सारी दुनिया है। लेकिन जब तक हम उस करप्शन को, कोई कौन दूर करेगा? भगवान की बात करते हैं, वो भी तो कहते हैं आदमी में वास करता है, तो वो भी कोई ऊपर से कोई जादू मंत्र तो बोलने वाला नहीं, भी ऐसे करो तो ये हो जाए, करना तो हमें पड़ेगा। अब क्रांति का अगर अब बिगुल नहीं फेंकोगे, एक बात ध्यान रख देना, जो मैंने सच और झूठ की कहानी नहीं बताई, जो साक्षात बताए आपको,